अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन भी अगेन सेकंड ट्रेडिंग सेशन है और मार्केट का स्टांस हायर साइड पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 400 अबव पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे और साथ साथ 86,000 का लेवल कल भी मार्केट ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अचीव किया और आज भी इसको फर्दर सस्टेन करने के बाद आगे बढ़ी, यानी कि 400 अबव पॉइंट्स का इजाफा। इट मीन्स के क्लोजर जो है वो 86,466 यानी कि देयर अबाउट क्लोजर हुआ। इट मीन्स के मार्केट का पोटेंशियल, मार्केट के जो एक नंबर्स हैं वो हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। वो सेंटिमेंट्स जो काफ़ी अर्से से हम वेट कर रहे थे इन दी स्टॉक मार्केट और खासकर वो सेंटिमेंट्स जो इन्वेस्टर्स के हैं वो बहुत एक अबव दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस, ये हम कह सकते हैं ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस जो मार्केट की देखी गई है, ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक भी यही सेंटिमेंट्स थे, लास्ट वीक भी यही एक पॉजिटिव जेस्चर था, लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे वो प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीक के अंदर थोड़ा सा मार्केट में एक हम कह सकते हैं कि जो एक हाई अप जो है वो एक स्टांस जारी है, तो इसमें भी हो सकता है कि ये भी एक इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हम कि आज सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है और फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन तक थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है, क्योंकि जब जब एक हायर साइड पे मार्केट स्पीड अप लेती है तो फिर उसके बाद छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग होना ज़रूरी होती है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई देते हैं। तो मार्केट के नंबर्स तो बड़े एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा एक लिक्रेटिव परफॉर्मेंस देखी जा रही है। और आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि 77 ईयर्स की हिस्ट्री में आज अगेन मार्केट में ऑल टाइम हाई कहा है, तो इट मीन्स के हर वीक के अंदर हमें एक हायर साइड पे मार्केट की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। सो मजीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक को जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है, एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर इन पाकिस्तान एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। सिर्फ हम टेक्सटाइल की बात करें और फिर उसके बाद राइस की बात करें, फिर और आगे बढ़ जाएं तो मीट एंड आईटी एक्सपोर्ट और बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं वैक्यूम बिल्डअप हो रहा है। और ये वैक्यूम बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हायर साइड पे जाएगा कि $30 बिलियन के बाद हम $50 बिलियन को टच करेंगे। आईटी एक्सपोर्ट के अंदर 42% ग्रोथ देखी गई है मंथ ऑन मंथ, यानी कि सिर्फ सितंबर मंथ की बात करें। अगर हम मीट के सेक्टर की बात करें तो मीट सिर्फ चाइना को $3 मिलियन से $9 मिलियन तक चला गया है। इट मीन्स कि ये पोटेंशियल, ये जो हमारी एफर्ट्स हैं जो ये 2 साल की हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करें और एक्सपोर्ट के अंदर आएँ, तो वही अगर चाइना की थ्योरी हम उसको फोकस करें तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा रेजिलेंस है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। आज इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें जो आए हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शकील मुनीर साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और अब से कुछ देर बाद हमें हारून नसीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। मैं डॉक्टर उस्मान साहब से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आप वेरी वार्म वेलकम, आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे पास। सबसे पहले ये बताइए कि एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है और इतना पोटेंशियल कि इसको वर्कआउट करते करते हम कह सकते हैं कि हमने एक वक्त था कि हम वीट के नेट जो है एक्सपोर्टर थे या राइस के नेट एक्सपोर्टर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन भी वापस आ गए, क्योंकि राइस के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। $4 बिलियन की इस बार राइस की एक्सपोर्ट हुई है सिर्फ, और नेक्स्ट टारगेट जो उन्होंने सेट कर लिया है वो है $6 बिलियन। हालांकि इस बार उन्होंने टारगेट सिर्फ $3 बिलियन का किया था, लेकिन $1 बिलियन जो है वो इजाफे हो गया। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे यहाँ फूड सेक्टर को भी लाइमलाइट में रखना, क्योंकि हमारी जो एक अपनी पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि इसकी फीडिंग भी एक, इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो कैसे समझते हैं आप एक्सपोर्ट सेक्टर की परफॉर्मेंस को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बेहद मुनासिब इस लिहाज से है कि हमें अव्वलीन तरजीह तो अपनी आवाम को ही देनी चाहिए कि इनकी खुराक की ज़रूरियात पूरी हों, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपोर्ट की भी गुंजाइश बहुत है। हमें कई सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादा फ़ायदा इस साल हुआ था, जिसमें मिसाल के तौर पे भारत जो है एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि कंपटीशन इस इलाके में ज़्यादा है। राइस एक्सपोर्टर्स और भी हैं और हमारी जो मयार है एक्सपोर्ट्स का इस हिस्से में, चावलों में और इन चीज़ों में, वो बहुत ऊंचा मयार है। तो वो डिमांड जो उसकी होती है वो थोड़ी सी मुख्तलफ होती है और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा इजाफ़ा हो, एग्रीकल्चरल यील्ड्स हों और तरजीह जो है वो सबसे पहले आवाम को दी जाए, उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स भी करें।
राइट, आपने सही फरमाया। मैं शकील मुनीर साहब से पूछना चाहती हूँ। शकील साहब, अगर हम थोड़ा सा माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को देखें, जो कि हमने कल भी एक डिटेल प्रोग्राम किया था, और इसके ऊपर करना बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है उनका टारगेट माइनिंग एंड मिनरल है। तो क्या लगता है एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना पोटेंशियल है, और ओवरऑल जो इस बार हमारी तैयारी है या हमने जो प्रिपरेशन की है उसके मुताबिक हमें लगता है कि बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नताशा। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये सऊदी डेलीगेशन का दूसरा सेकंड फेज़ था जो अभी इसमें डेलीगेट्स आए यहाँ पे, और इस दफ़ा उन्होंने सर्वे भी किया, कुछ एरियाज़ में भी उन्होंने विजिट भी किया है, और कुछ फ्रेंचाइजीज़ भी यहाँ पे उन्होंने, जैसे उनके 2 ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पे पाकिस्तान में अभी आ रहे हैं। माइनिंग के हवाले से मार्बल एंड ग्रेनाइट या मेटल मिनरल्स में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि बहुत रिच है, और इसमें मतलब हमारे पास एक ह्यूज वैरायटी भी है, कलर्स भी हैं, और ह्यूज डिपॉजिट्स हैं पाकिस्तान में। एक्सप्लोर करने की बात है कि हम उसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और उसके लिए डेफिनेटली हमें अच्छे जेवी पार्टनर्स चाहिए जो कि पाकिस्तान में जब आएंगे फ्रॉम इंटरनेशनल फॉरेन पार्टनर्स, क्योंकि चाइनीज़ इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। चाइनीज़ हमारी मार्केट में ऑलरेडी आए हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर भी रहे हैं, और अभी मज़ीद भी आप देखें कि उसमें बहुत सारे ममालिक हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर में काम करने के लिए, क्योंकि जो एक हम अगर सिर्फ मार्बल ग्रेनाइट सेक्टर को ही लेते हैं तो इसमें इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी ऑफ कलर्स है कि शायद दुनिया के किसी मुल्क में इतनी वैरायटी ऑफ कलर्स हों जितने पाकिस्तान में हैं। और इसी तरह मेटल मिनरल्स में अगर हम चले जाते हैं तो मेटल मिनरल्स में भी आप देखें कि हमारे पास ह्यूज डिपॉजिट्स हैं, एंटीमनी ओर के, कॉपर ओर के, लेड के, हमारे पास एक ह्यूज आयरन ओर के हमारे पास वसीज़ ज़खायर हैं। तो हमें उसमें बेसिकली इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे कुछ अच्छे जो है वो जॉइंट वेंचर्स हों और उनके ऊपर हम उनको एक्सप्लोर कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये सऊदी डेलीगेशन दूसरा जो डेलीगेशन आया इसकी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आ रहा है, और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि नियर फ्यूचर जो है पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी ये जो वक्त है, ये नीड है, इसको इस वक्त की डिमांड ये है कि हम जल्दी से इस मार्केट को टैप करें और अपने जो स्किल सेट है उसके साथ इसके अंदर आएँ। मैं उस्मान साहब से ही पूछूंगी कि उस्मान साहब, एक तरफ हमारी जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो हायर साइड पे दिखाई दे रही है, फिनोमिनल परफॉर्मेंस, ऑल टाइम हाई इन दी हिस्ट्री हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे पंच हो रहा है। कल के दिन भी हमने यही न्यूज़ ब्रेक की और आज के दिन भी यही देखा जा रहा है। तो मार्केट के नंबर्स एक तरफ आगे जा रहे हैं तो ये इस चीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे चल रहे हैं। बिजनेस चल रहे हैं तो मार्केट चल रही है ना। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो फूड सेक्टर, माइनिंग एंड मिनरल, और ख़ासकर जो हमारी टेक्सटाइल गुड्स हैं, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर? और ख़ासकर जो इस बार टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी हमने देखा मंथ ऑन मंथ हायर साइड पे देखी जा रही है, तो इस साल के क्या टारगेट हैं? इस फिस्कल ईयर को कैसे देखते हैं आप? जी, मेरे ख्याल से अभी आपको बहुत मज़ीद मुस्बत निशानियां नज़र आएंगी। स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी जगह चढ़ती जा रही है और ये बहुत अच्छी निशानी है और खुशी का बायस है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि हमारी आवाम की ज़्यादा शिरकत हो, हमारी लोगों की ज़्यादा शिरकत हो इसमें, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इसकी तादाद महदूद है, 2006 के मुकाबले में भी महदूद है, और ज़्यादा लोगों को अगर इसमें हिस्सा लेने का मौका भी मिले और वो थोड़ी अपनी नज़र इस तरफ दोहराएं तो फिर मैं चाहूँगा कि इसके जो फ़वाइद हैं, इस इजाफ़े के फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हों, मतलब ज़्यादा लोग उससे मुफीद हों। इसके साथ साथ अभी जो टारगेट्स का आपने पूछा, तो चूँकि पिछले 2 साल पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल साबित हुए, अब वो वक्त ख़त्म हो रहा है, अफरात ज़र जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसकी निशानियाँ आपको बैनुल अक़वामी सतह पे भी नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान में भी नज़र आ रही हैं। लेकिन 2 साल अगर सिर्फ हम कहें कि पाकिस्तान के लिए भी बड़े मुश्किल थे तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी करेंसी वैल्यूएशन बहुत ऐसी जा रही थी, बेहंगम करेंसी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, और फिर उसके बाद इसको प्रॉपर्ली स्टेबल किया गया, स्टेबलाइज फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर, फॉर इम्पोर्टर्स उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया।
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब की हम कह सकते हैं कि SIFC के अंदर जो उनका एक रोल है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? और ख़ासकर करेंसी के बाद जो दूसरा टारगेट कह रहे थे ना कि देयर आर 3 फैक्टर्स, कि एक तो करेंसी के हवाले से, दूसरा पावर के हवाले से और तीसरा बिजनेसेस। तो इंटरेस्ट रेट भी अब कम हुआ है और हो रहा है फॉलोइंग अब थोड़ा सा आने वाले दिनों में भी। तो क्या लगता है आपको कि थ्रू SIFC हमारे तमाम माइलस्टोन अचीव हुए हैं, चाहे वो करेंसी के हवाले से बात करें, इवन IPPs के हवाले से भी अब तो तमाम चीज़ें डिस्कशन होना शुरू हो गई हैं? जी, आपने कई सारे मौज़ूआत पे नज़र डाली है और ये बहुत अहम और बहुत हमारी इक़्तिसादी उमूर पे ये बहुत अहमियत रखती हैं। मैं चाहूँगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिस पे हमारे सारे कौम इकट्ठी हो सके, वो बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है करेंसी को मुस्तहकम रखने में, उसके बाद मज़ीद नहीं चढ़ी, ये बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा जो आपने पावर का ज़िक्र किया, अब आप देख रहे हैं कि उसमें भी बहुत पेशरफ्त हो रही है, और ये जो खसारा है इसको ख़त्म किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इन वजूहात से अब लोग ज़्यादा एक मुस्बत तरीके से मईशत को भी देख रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट और ये बाकी सारी चीज़ों में भी आप इजाफा देखेंगे। और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की बात करें तो क्या वो भी इससे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? जी, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है पाकिस्तान में बहुत अरसे से है। उसमें ज़रूरी ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो मज़ीद शिरकत करें। और आप देख रहे हैं जो आप IT एक्सपोर्ट्स का ज़िक्र कर रही थी, उसमें तो यंगस्टर्स का, बहुत नौजवान नस्ल का बहुत अहम कलीदी किरदार है। और बाकी जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें भी चूँकि इनकी ज़्यादा मज़ीद शिरकत होती जा रही है, तो इसके आप बहुत मुस्बत नताइज अब देखेंगे। राइट। शकील मुनीर साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है वो बहुत ज़्यादा एक मैटर करता है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो LSM है उनकी ग्रोथ, या इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इस ईयर FY25 FY24 को देखें तो यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अब LSM की तो फिर भी एक हम कह सकते हैं दिखाई देती है, बट SMEs थोड़े से स्क्वीज़ होते हुए दिखाई देते हैं। इनके लिए क्या आप सजेशन देंगे? और दूसरा ये कि एक तरफ हम जब SMEs की बात ही कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के बगैर ये भी एम्प्टी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बिल्कुल हमारे यहाँ अभी काफ़ी इसमें तेज़ी से बढ़ रहा है, और नौजवान जो हैं वो इस तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। पहले ये था कि उनको जॉब सीकर्स थे, लेकिन अब वो जो है वो जॉब प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली आप देखेंगे कि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और देखें, उसमें जब SMEs में यंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो वो एक नई इनोवेशंस भी लेके आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ भी लेके आएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन में चाइना का जिक्र किया था। चाइना में छोटा हो या बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में से SME से ताल्लुक़ रखता हो या LSM से बिजनेसमैन, उनकी सोच ये थी कि एक्सपोर्टर बनना है, किसी न किसी तरीके से अपने मुल्क के अंदर डॉलर अर्न करना है। तो क्या ये सोच अब हमें भी थोड़ा सा हमारे यहाँ ये सोच बिल्कुल अभी एस्टेब्लिश हो गई है, थोड़ा हो गई है, हाँ। अब हो गई है। और अब आप देखें कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इसमें बहुत हद तक दिलचस्पी ले रहे हैं कि हम कुछ अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएं, और उसका और डेफिनेटली उसमें एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा ताल्लुक़ रख रहे हैं या ट्रेडिंग से ज़्यादा ताल्लुक़ रख रहे हैं? दोनों साइड्स पे मेरे ख्याल से उनकी दिलचस्पी है, बट ये है कि उसमें एक्सपोर्टर, अगर कमर्शियल एक्सपोर्टर जो है वो उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल है कि उसको वो अपनी प्रोडक्ट कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता है या अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। उस लिहाज से उसको ये भी एक एज है। और वैसे तो आप ये देखें कि इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं वो भी, उनकी जो यंग जनरेशन आ रही है वो भी उसको मतलब आगे लेके चल रही है, और उसमें आप देखें कि उसमें वो एक नई कह लें कि एक सोच के साथ जब उसको बिजनेस को लेके आगे चलते हैं तो उसमें मजीद बेहतरी आती है। बिजनेसेस को आगे लेके चलने का जो एक फॉर्मूला है वो तो ये होना चाहिए कि लेस इंपोर्ट मोर एक्सपोर्ट। तो क्या लगता है आपको कि हम रॉ मटेरियल चले हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं है तो हम रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन करना तो हमारे हाथों में है ना। हम वैल्यू एडिशन नहीं करते, हम रॉ एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। नहीं, उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जिनको अभी गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है,
اور ڈیفینیٹلی دیکھیں 2 سال بہت مشکل ٹائم تھا، وہ الحمدللہ گزر گیا. اب آگے بہتری آ رہی ہے، ڈے بائی ڈے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہتری آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم مطلب اس ساری سچویشن سے باہر نکل آئیں گے. تو اس میں دیکھیں اب ہر چیز کو فوری طور پہ تو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا نا، اس میں ٹائم لگے گا. جیسے ابھی آئی پی پیز والا ایشوز آپ دیکھیں گورنمنٹ نے ایڈریس کیا ہے، ڈیفینیٹلی جب یہ اس پہ کام ہو گیا تو اس سے کافی چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. تو اس میں بالکل صحیح آپ نے کہا کہ لیکن اس میں پالیسی بھی ریکوائرڈ ہے، پالیسی اگر ہوگی تو ہی یہ اسٹریم لائن ہوگی. ڈیفینیٹلی وہ تو گورنمنٹ اس کے اوپر ابھی دیکھیں اس وقت جو میں آج چونکہ اس پروگرام کے توسط سے کامیاب ایس سی او پہ پرائم منسٹر کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا اور ان کی پوری ٹیم کو کہ یہ ایک بڑا اچھا دیکھیں پاکستان میں ایک یہ ایک کہہ لیں اچیومنٹ تھی ہماری، اور اتنا بڑا ایونٹ جو ہم نے ابھی کیا، اور بڑی سینسٹیوٹی تھی اور اللہ نے بڑا کرم کیا اور بڑی سکسیسفل یہ ہماری ایس سی او ہوئی ہے. اس کا بڑا آپ دیکھیں بہت امپیکٹ ہے پاکستان کی فیوچر کے اوپر، بڑا امپیکٹ جائے گا، اور اس میں ہماری انشاءاللہ آپ دیکھیں ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. اور دیکھیں سی پیک کا جیسے سیکنڈ فیز یہاں پہ اناؤنس ہو گیا ہے، اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ کھلیں گے اور لوگوں کو روزگار اس میں ملنا شروع ہوں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی انشاءاللہ. رائٹ. میں ڈاکٹر عثمان سے پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب، اگر تھوڑا سا امپلائمنٹ جنریشن کی ہی بات کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ سیکٹر ہمارا جب چلے گا، کیونکہ ٹوٹلی ہماری ایکسپورٹ $30 بلین کی دیر اباؤٹ ہو پاتی ہے، بلکہ اس سے کم ہی ہو پاتی ہے. ریمیٹنسز سے آگے نکل گئے ہیں، ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے ہماری تیاری ہے، اور ایکسپورٹ سیکٹر کی جو ایک خاص بات یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ڈالر آتے ہیں، ریمیٹنسز کے تھرو بھی ڈالر آتے ہیں. آئی ٹی سیکٹر بہت زیادہ اس میں ڈومیننسی دیکھے جا رہی ہے، 42% گروتھ ابھی سنگل منتھ میں ہوتی ہے، تو ابھی تو پورا سال باقی ہے. تو کیا ٹارگیٹس اس بار آئی ٹی سیکٹر کے لیے رکھے گئے ہیں؟ آئی ٹی سیکٹر کا تو کہنا ذرا مشکل ہے، بیکاز اس میں جو بھی سافٹ ویئرز ہیں، جو بھی ٹیکنیکل ہیں، کنسلٹنسیز ہیں، وہ تو انفرادی طور پہ ان پہ منحصر ہیں جتنا وہ کامیاب ہوں گے، لیکن ضرور کامیاب ہوں گے. اور آئی ٹی میں جتنی پوٹینشیل ہے، جتنی صلاحیت ہے، بہت ہی زبردست ایک سیکٹر ہے. اور میرے لیے باعث شرف ہے کہ اتنی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے آئی ٹی میں، اور اتنی کامیابیاں ہوئی ہیں. باقی سیکٹرز میں پھر ایک ایک کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں گنجائش ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ جو ہیں ان کو بیک وقت دیکھنا چاہیے. میرے حساب سے تو ریمیٹنس بھی ایک قسم کی ایکسپورٹ ہے، آپ کی لیبر کی ایکسپورٹ ہے، جو کہ وہ آپ کو واپس بھیج رہی ہیں. ریمیٹنسز فورن کرنسی میں ہی بھیج رہی ہیں، اس کو بھی آپ ایک ہی طور سے دیکھیں. اور جس طرح ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 2%، 3% سالانہ، یعنی کہ آپ کتنے لوگ مزید آ رہے ہیں، آپ کی جاب مارکیٹ میں کتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے گنجائش یہاں بے شک ہو، بیرون ملک بھی گنجائش ہے. تو جس طریقے سے بھی یہ اپنا راستہ بناتے ہیں، راستہ خود ہی بنانا ہے. اور کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستانی نہ صرف یہاں پہ کامیاب ہو رہے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی آپ کا فخر بلند کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ریمیٹنسز بھی ہوں اور ایکسپورٹ بھی بیک وقت ہوں. ہم لوگ اپنے نیبرہڈ سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جاب اپرچونیٹیز انٹرنیشنلی کیپچر کر لی ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا سا انٹرنیشنلی جاب اپرچونیٹیز کو کیپچر کرنا پڑے گا. جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کیا اثر پڑ رہا ہے کنسلٹنسی پہ یا آئی ٹی پہ. مزید جو پیش رفت ہو رہی ہیں اور جس طرح ٹیکنالوجیز آگے بڑھ رہی ہیں، یہ کس طرح سے ہوگا. اور میں اس میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تیز نظر رکھ رہی ہے کہ کس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ ان سے پھر مواقع مزید ڈھونڈے گی. بالکل اپرچونیٹیز ڈھونڈنا چاہیے، اور ہم ینگسٹرس کی یہ ایک رسپانسبلٹی بھی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اسکل سیٹ کے اوپر توجہ دیں، تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے جو ایک ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کریں تو ایکسپورٹس کی طرف جو ہے وہ تھوڑی توجہ دی جا سکے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، گفتگو جاری ہے، واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو جاری ہے. عثمان صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور شکیل منیر صاحب بھی موجود ہیں. مزید بھی گفتگو جاری رکھیں گے. میں ہمارے پروگرام میں سلمان نقوی صاحب کو اوور کال شامل کرنا چاہتی ہوں. آپ ہیں کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو.
سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آل ٹائم ہائی دکھائی دے رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، بڑی سیلیبریشن چل رہی ہے اس ویک کے آغاز سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے سر، کیا آپ لوگ 100K پہ ہی سٹاپ کر کے چھوڑیں گے اس مارکیٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ مارکیٹ اب بھی جو ہے 4-4.5 کی پرائس ارننگ ریشو پر ہے. مارکیٹ کی ڈیویڈنڈ ییلڈ 10% ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انفلیشن کا ریٹ کم ہوا ہے، 6.9% کا فگر آیا تھا، اور آنے والی مانیٹری پالیسی میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کم از کم 2% مزید پالیسی ریٹ کم ہوگا. اس کے بعد پھر مزید 2% اس سال جون تک انشاءاللہ 4% کم از کم ہونے کی امید ہے. یہ وہ بنیادی کیٹلسٹ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ تیزی کا رجحان جاری ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا کیپٹل اس وقت جو ہے بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کی لگا ہوتا ہے، جب 22% پر پالیسی ریٹ چل رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 22% مل رہا ہے، تو ایک بہت بڑی لیکویڈیٹی جو ہے وہ پورے تمام پاکستان کے کاروبار سے نکل کے بانڈ مارکیٹ میں چلے گی، جو اب وہاں سے نکلنا شروع ہو رہی ہے. اور اس کا میجر فلو جو ہے ٹورڈز اسٹاک مارکیٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی اچھی ہے، پرائس ارننگ ریشو بھی بڑا سستا ہے، گروتھ بھی اچھی ہو رہی ہے، پروسپیکٹس بھی اچھا ہے. ہماری معیشت میں بہت سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی شامل ہو رہے ہیں، جس میں ابھی آج ہی جو فگرز آیا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا، بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈالر کی پیمنٹ میں ہماری کرنسی کے اوپر اب کوئی ایسا پریشر الحمدللہ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے ٹرانزیکشن کے بعد پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہت اچھی تبدیلی آئی ہے. حکومت سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کی طرف دھیان ہے، آئی پی پی سے ایگریمنٹ جا رہے ہیں، آئندہ کچھ عرصے میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی تو انفلیشن مزید کم ہوگا. تو بہت ساری ایسی خبریں ہیں، بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو اسٹاک مارکیٹ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ یقیناً 1 لاکھ کا فگر بھی کراس کر سکتا ہے. بڑی ڈیٹیل بتا دیئے سلمان صاحب آپ نے، میں 1 بائی 1 آپ سے یہ فردر اس کو ڈائسیکٹ کرتی ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آئی پی پیز کا آپ نے ذکر کیا ہے. آئی پی پیز کا ایک وقت تھا کہ جب کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں، لیکن اب سب نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ ان کے اگریمنٹ جو ہیں وہ ری وزٹس ہو رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو 5 اگریمنٹ جو ہیں وہ ری وزٹ کر لیے گئے ہیں، ان کو کچھ ری پیمنٹ بھی دی جا رہی ہے، باقی 55 آئی پی پیز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مزید ان سے بھی بات کی جا رہی ہے، تو کتنا پر یونٹ فرق پڑ سکتا ہے اور کیا پلانز ہیں گورنمنٹ کے، خاص کر انرجی ٹیرف کے حوالے سے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک فورس بھی بنائی، کہا یہ گیا تھا کہ جلد ہی کوئی گڈ نیوز سنیں گے آپ، تو یہ گڈ نیوز اسی سے ہی کوارڈینیشن میں ہے یا اسی سے کوئی کنیکٹیوٹی ہے اس کی؟ یقیناً ہے، اور جس طریقے سے اس حکومت نے کوشش کری، جس طریقے سے ہمارے آرمی چیف بڑے ہماری معیشت میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ ہمیں خوشخبری سنائی تھی کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں بجلی کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو وہ یقیناً یہی بنیادی وجہ تھی. 5 آئی پی پیز کے ایگریمنٹ ختم ہو چکے ہیں، جن کا معاہدے کی مدت 2-3 سال تک رہ گئی تھی. ان سے وہ 5 تھی ٹاپ پہ، ان سے ایگریمنٹ ختم ہو گئے. اب ان کو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کری جائے گی. اب اس کے بعد فردر 5 سے جو آر ایل این جی پلانٹ تھے ان سے ختم ہونے والے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک چائنیز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا کراچی میں، اور ایک بلاسٹ ہوا تھا. اس کی وجہ سے وہ فردر ٹائم بینگ معاملہ ڈیلے ہوا ہے، ورنہ وہ 5 بھی ابھی ہو چکے ہوتے. اس کے بعد 18 کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ 18 وہ ہیں کہ جن کی کیپیسٹی جس میں اکثریت جو ہے وہ کچھ عرصے ہی کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو ان کو مفت میں جو ہے وہ پیمنٹ ملتی ہے. اب ان سے ایگریمنٹ رینیو کرا جا رہا ہے. پہلے ٹیکس اور پے کا ایگریمنٹ تھا، یعنی بجلی آپ بنائے نہ بنائے ہم نے آپ کو پیمنٹ کرنا ہے، لیکن اب ٹیک اینڈ پے کے ایگریمنٹ پر جا رہے ہیں کہ آپ جتنی بنائیں گے، جتنی بیچیں گے، اتنے پیسے دیے جائیں گے. بالکل بات چیت مکمل بالکل صحیح فرمایا. سلمان صاحب آپ ہمارے ساتھ کال پہ ہی موجود رہیں. میں ڈاکٹر عثمان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، آئی پی پیز کے حوالے سے بڑے مسائل تھے. ایکسپورٹرز کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ انہیں ایک ٹیرف جو ہے وہ کمپیٹیٹیو دیا جائے ان دا ریجن. تو اگر یہ تمام جو سلمان صاحب نے چیزیں بتائی ہیں اگر یہ ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور ایکسپورٹرز کتنا ہیپی دکھائی دیں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم یہ توانائی کے مسائل کو ٹھیک کریں. اور آئی پی پیز کا جو سلسلہ رہا ہے پچھلی 3 دہائیوں سے، اس میں جس طرح انہوں نے درست فرمایا کہ یہ اگر توانائی بنا بھی نہیں رہے تھے تو ان کو پیسے دیے جا رہے تھے، جو کہ
एक किस्म की नाइंसाफ़ी है और एक किस्म का बोझ है। उस बोझ को हल्का किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखें कि तवानाई का जो इंतज़ाम है पाकिस्तान में वो बदलता जा रहा है। अब शमसी तवानाई पे इतना इन्हिसार है, लोग किस तरह से सोलर लगा रहे हैं अपनी छतों पे, तो अब ये लोग चीज़ तंग आ चुके हैं ना, लोग चाहते हैं कि बिजली का बिल कम हो जाए। जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ये तंग आ चुके हैं आवाम, और ये अब इसकी कीमत ही इतनी कम हो चुकी है शमसी तवानाई की कि ये ख़ुद ब खुद करेंगे। तो ये चीज़ें 30 साल पहले लोग नहीं देख सकते थे कि शमसी तवानाई इतनी सस्ती हो जाएगी, लेकिन चूँकि अब निज़ाम इतना बदल चुका है, अब हमें इसको मद्देनज़र रखते हुए अगले 30 साल का सोचना है। क्या उसमें जौहरी क़ुव्वत इस्तेमाल होगी, जौहरी तवानाई या शमसी तवानाई या आबी तवानाई, ये सारी चीज़ों को ज़रा देख के हमें करना चाहिए कि इसके माहौलियात पे क्या असर होंगे, फिर हमारी इक़्तिसादी क्या मईशत पे क्या असर होंगे। इसको सारे को एक तरफ देख के हमें एक पॉलिसी को पे अब गामज़न होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। शकील मुनीर साहब, एक तरफ कम्पिटिटिवनेस की बात है रीजन के अंदर, एक्सपोर्टर्स की डिमांड, और साथ साथ जैसे डॉक्टर उस्मान साहब ने फरमाया कि हमें पहले बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रगल करना पड़ा, तो क्या लगता है ये अब तो ये सफ़र तो जल्दी ही तय हो जाएगा अगर ऐसा तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं तो? जी नहीं, इंशाल्लाह अब इसमें काफ़ी बेहतरी आ भी रही है और इंशाल्लाह आगे भी आने का चांसेस हैं। और दूसरा, मैं यहाँ पहले वो बात कर रहा था तो उसमें कट ऑफ हो गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँगा जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस 2 साल में उनका भी बड़ा साथ है पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छी भेजी उन्होंने, और ये उसी वजह से मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। और यही वजह है, इन्हीं चीज़ों से आप देखें, जब हम सब मिल के पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सब एफर्ट करेंगे, सब अपना अपना शेयर डालेंगे, तो इंशाल्लाह हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। ये इसमें, और एक्सपोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे जैसे आईपीपीज़ में अभी इश्यूज एड्रेस होना शुरू हो गए हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो इंडस्ट्रीज़ के लिए आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आ रहा है कि बिजली का जो टैरिफ है वो बहुत हाई है। उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट जैसे ही मैनेज कर लेती है, आप देखिएगा उससे हमारी एक्सपोर्ट जो है एकदम से वो बढ़ेगी। उसमें आप हर सेक्टर में देखें, हर जो भी पाकिस्तान का सेक्टर है उस सेक्टर में उसको मैन्युफैक्चरर को, जब इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ को वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। वो जैसे जैसे एड्रेस होगा, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह जैसे जैसे वो एड्रेस होगा आप देखिएगा कि इसमें हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि डबल हो जाएंगी, इससे बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा गुड साइन है इसमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए। और SIFC का जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव है। उससे आप देखें कि उससे चीज़ों में बहुत बेहतरी आ रही है। आप देखें हर सेक्टर में बेहतरी आ रही है, और उसमें चीफ साहब का जो खुद इसमें इस वक्त दिलचस्पी लेना, माइनिंग सेक्टर में दिलचस्पी लेना, ये चीज़ें वो हैं कि जिससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम दिखाई दे रही है ना, बहुत जल्दी हम जो है हम इस मतलब मुश्किल दौर से भी निकल जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक डेवलप कंट्रीज़ की सफ़ में इंशाल्लाह आ जाएगा। राइट। सलमान साहब, आप यकीनन सुन रहे हैं, आप एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से क्या कहेंगे कि एक्सपोर्ट सेक्टर के जो मसाइल थे या मसाइल हैं इनफैक्ट वो काफ़ी दिखाई देते हैं, और एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि उनको एक टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे पहले एड्रेस किया जाए। तो क्या लगता है, जो IPPs के मुआहदों का आपने जिक्र किया, IPPs से बातचीत, जो कि आपने बताया कि पहले 5 फिर 18 देन ऑल, तो लगता क्या है कब तक ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या वो जो एक बहुत ही आइडियल सा टैरिफ है वो कब तक मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को? देखिए, एक्सपोर्ट सेक्टर के 2 बड़े मसाइल थे, और पहला पावर टैरिफ था, और बड़ी महंगी तरीन बिजली यूज कर रहा था हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर, कम्पिटिटिव नहीं था, और दूसरा पॉलिसी रेट था। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं, ताहम गुंजाइश बहुत है अभी हल होने की। पावर सेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें 1-8 साल और लगेगा तो काफी फर्क पड़ जाएगा, हमें यकीन है, और टैरिफ में जो है अच्छी खासी कमी आ जाएगी। बल्कि आर्मी चीफ ने तो यहाँ अंदिया दिया था कि अगले कुछ अरसे के बाद जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको हम सस्ती बिजली भी देंगे। तो इंशाल्लाह ताला उस तरफ कदम उठ चुके हैं, और यकीनन बेहतरी की गुंजाइश है। जबकि जहाँ तक पॉलिसी रेट का ताल्लुक है वो जरा जल्दी हमें नजर आ रहा है। हमें
इंशाल्लाह ताला इसी साल फिस्कल ईयर में जून 2025 तक कम से कम 4-6% और इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता चले हुआ इंटरेस्ट रेट की नजर आ बात रहा हो है। रही है सलमान साहब, तो सिंगल डिजिट में कब तक आप समझते हैं कि यही जून जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा जुलाई, उसमें हो जाएगा तकरीबन? पूरा यकीन है हमें, जिस तरीके से इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, जिस तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है, और अभी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.5% से ज्यादा है, बहुत गैप है, तो काफी राइट। गुंजाइश है नीचे आने की, और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ जाएगा। बैक टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का ही अगर उसके पर्क्स देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी तो फिक्स इनकम में से पैसा निकल कर आएगा। क्या लगता है अब कौन से सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे? और अभी जो मार्केट की तेज़ी है इसमें तमाम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, वो इन्वेस्टर्स जो खासकर नहीं जानते कि अभी एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, स्टॉक मार्केट में काफी गुंजाइश मौजूद, जैसे मैंने कहा 3.5-4 की प्राइस अर्निंग रेशो पे इस वक्त स्टॉक मार्केट चल रही है, चीपेस्ट इन द रीजन है, अभी भी सस्ती है, जी। और डिविडेंड यील्ड 10% है, काफी गुंजाइश मौजूद है। हमारी डॉलर टर्म्स में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 40 अरब डॉलर तक पहुंची है, जबकि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो 100 अरब डॉलर तक भी मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन डॉलर टर्म्स में कैपिटल मार्केट में काफी गुंजाइश बढ़ने की मौजूद है। अभी हमारी वैल्यूज 2017 के मुकाबले में आधी भी नहीं आई है, बहुत गुंजाइश मौजूद है। यकीनन इन्वेस्टर्स अच्छे सेक्टर्स का इंतखाब करें, अच्छे सेक्टर जिसमें पोटेंशियल मौजूद है उसका इंतखाब करें, उसमें बहुत सारे हैं। उसमें अब एक तो पॉलिसी रेट घटने की वजह से जिन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है उसमें सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, या इसी तरीके से आईटी के सेक्टर में काफी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि 42% एक्सपोर्ट जो है आईटी की इस साल अब तक इंप्रूव हुई है, रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट आई है आईटी एक्सपोर्ट में। और सबसे अच्छी अगर अभी जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं उसमें सबसे अच्छा नंबर जो है वो आईटी सेक्टर का है। तो आईटी में काफी गुंजाइश मौजूद है, फर्टिलाइजर में काफी गुंजाइश मौजूद है, ईएनपी सेक्टर में काफी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि रिको डिक्की झील इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो सर्कुलर डेट में भी कमी वाकई होगी, और ईएनपी सेक्टर्स में जो है जिसमें ओजीडीसी पीपीएल के शेयर आ जाते हैं उनको खासा फायदा पहुंचेगा। तो काफी गुंजाइश मौजूद है, हमें यकीन है कि इन तमाम सेक्टर्स में बेहतरी नजर आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर उस्मान साहब, ये बताइए कि एक तो स्टॉक मार्केट के लेवल्स और फिर यकीनन सलमान साहब ने काफ़ी डिटेल बताई है, तो क्या लगता है आपको कि स्टॉक मार्केट के जो नंबर्स हैं उनको अगर हम देखते हैं और फिर हमारी इकॉनमी को वो इन्फ्लुएंस करते हैं? क्योंकि किसी भी मुल्क की हम कहते हैं ना कि इकॉनमी चलती है तो उसका एक जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे आता है और स्टॉक मार्केट इसकी अक्कासी करती है। तो कितना आपको लगता है कि अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एक विशिष्ट सर्कल था वो सॉर्ट आउट हो गया है? मेरे ख्याल से तो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो रहा है, और ये बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ये अक्कासी ज़रूर करती है स्टॉक मार्केट किसी भी मईशत की, यहाँ पे ज़रा कम करती है। उसकी वजह यह है कि हमारी शिरकत जो है, अवामी शिरकत इसमें कम है, और हमारी कम इन्वेस्टर्स हैं। उसके अलावा हमारी लिस्टिंग्स कम हैं, तारीख़ी लिहाज से भी अभी कम है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा कंपनीज़ भी इनलिस्ट करें ताकि हम उनकी कामयाबी का हिस्सा बन सकें। और इसमें जो है शरह सूद का बहुत बड़ा असर है, चूँकि शरह सूद कम होता जा रहा है तो आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में जो है दिलचस्पी मज़ीद हो रही है। और अगर आप तारीख़ी लिहाज से देखें तो लेकिन बहुत वक्त भी तो देखा है स्टॉक मार्केट ने, जैसे सलमान साहब ने कहा 2017 में जाके हमने 53,000 का हाई देखा था, अब 2024 कोई तकरीबन 7 सालों के बाद हम ये दोबारा दिन देख रहे हैं। जी, तो ये तो बिज़नेस साइकिल का हिस्सा भी है और ग्लोबल बिज़नेस साइकिल का हिस्सा है। 2017 में क्या था उस दौरान, और आज के दौर में कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। कोविड हो गया था, इन्फ्लेशन हो चुकी है, इतने क्राइसिस हो चुके हैं, वर्ल्ड रिसेशन आ गया, एग्जैक्टली वर्ल्ड रिसेशन। लेकिन एक अच्छी बात ये कि हम वापस उसी नंबर से बैक हैं। जी, और इंशाल्लाह इससे मज़ीद आगे जाना चाहिए। आप हमारी प्राइस अर्निंग्स रेशियो स्टॉक मार्केट की देखें तो वो अपने तारीख़ी मुकाबले में कम है, यानी गुंजाइश ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एशियाई ममालिक के मुकाबले में तो अभी भी इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि स्टॉक मार्केट ने अभी तो शुरू ही किया है अपनी परवाज़ के लिए। अभी तो परवाज़ स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है। शकील मुनीर साहब, बिजनेस के हवाले से बात करें, यकीनन जब स्टॉक मार्केट में पैसा वापस आएगा और फिक्स इनकम से निकलेगा तो बिजनेसेस में भी जाएगा, तो क्या लगता है कि कौन से बिजनेसेस जो है वो लाइमलाइट में रहेंगे? कहाँ ट्रिगर दिखता है आपको ज़्यादा? देखिए, जो एक्सपोर्टेबल जितने भी बिज़नेस हैं उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें वो चलेंगी। उसके अलावा जो मेजर इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, आप उसमें फार्मास्यूटिकल को देख लें, आप उसमें स्टील को देख लें, आप उसमें
मार्बल ग्रेनाइट को देख लें, हमारी सर्जिकल गुड्स को देख लें, स्पोर्ट्स गुड्स को देख लें, ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिनसे आपको मतलब रेवेन्यू मिलेगा और ये बूस्ट करेंगी, और उसमें आपको नज़र आएगा कि जी वाकई ही बेहतरी आ रही है, और इससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है और उसमें बेहतरी आ रही है। क्योंकि अब आप देखें कि अब हर बंदा इस बात पे सोच रहा है कि जी मैं एक्सपोर्ट की साइड पे जाऊं, मुझे एक्सपोर्ट में ही बेनिफिट है। बिल्कुल। अब उसको डेफिनेटली हर फील्ड से जो भी फील्ड जिसकी भी है, वो हर अपनी फील्ड में ये इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि कैसे एक्सपोर्ट से हम कैसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। राइट सलमान साहब, वन लाइनर बताइएगा कि एक तरफ हमारी जो इंटरनेशनली हमारी हम कह सकते हैं जो एक ओवरव्यू है वो बड़ा पॉजिटिव जेस्चर शो करता है, दूसरा हमारी इन हाउस जो इश्यूज थे उनको भी स्लोली ग्रेजुअली टैकल किया जा रहा है, तो आगे हमारे लिए अब जैसे कि सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ था, बड़ा ही ट्रिगरफुल था, क्या अभी हमारे लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या गुड न्यूज़ मौजूद हैं इन द मार्केट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने डोमेस्टिक जो सूरत हाल का जिक्र किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मार्केट में जो हम तेजी देख रहे हैं ये उसी पॉजिटिविटी की वजह से जो अभी हालात चेंज हो रहे हैं, और जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब आती जा रही है, और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आई थी पिछले 2-3 साल में जिसमें हमारा रिजर्व घट के $3 अरब तक रह गया था, अल्हम्दुलिल्लाह $16 अरब से ज्यादा है, और 3 महीने के इम्पोर्ट कवर से ज्यादा है, और इसी तरीके से हमारी रेमिटेंसेज अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने में $8.5 अरब तक रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही हैं, 32-33 अरब डॉलर से रेमिटेंसेज के हमारे पास आ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारा जो पॉलिटिकल मैस जो खत्म हुआ है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस कंट्रोल में आता जा रहा है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती जा रही है, इस हुकूमत को मैं राज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने सियासी तौर पर सियासी इस्तेकाम जो आना शुरू हो रहा है, और इंशाल्लाह मजीद इसमें बेहतरी होगी। हमारी स्टॉक मार्केट और उसके साथ साथ तमाम कारोबार, मुल्क की मईशत मजीद बेहतर होती जाएगी। राइट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ही अब इकोनॉमिक या लोकल जो तमाम स्टेबिलिटी वो होती है, तो डॉक्टर साहब प्लीज़ इसके ऊपर भी वन लाइनर कहिएगा। इस्तेकाम को तो अव्वलीन तरजीह देनी पड़ेगी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी मईशत की परवास के लिए। अच्छा, बिल्कुल, बस सबसे ज़रूरी चीज़ है मईशत की परवास के लिए। शकील साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी, स्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एक इकोनॉमिक डील्स थी या इकोनॉमिक जो ग्रजेस थे वो भी जो लोगों ने होल्ड किए थे वो भी सॉर्ट आउट हो गए। जी बिल्कुल, मैं तो पहले भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी ये बात कह चुका हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसी से ही आप कहें कि हमारी एक बिगनिंग वहीं से स्टार्ट होती है, और इस पे मैं बिल्कुल अपोजिशन को भी इसमें जो है वो आज सराहूँगा कि ये अच्छा साइन है, गुड साइन है कि वो गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, और उसमें जैसे जैसे ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आप देखें हमारी बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारे इश्यूज तो वैसे ही एड्रेस हो जाएंगे, और इंशाल्लाह उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। राइट, वेल थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिटेल एनालिसिस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर उस्मान साहब आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट एक्सपोर्ट सेक्टर। ऑल्दो हमारे एक्सपोर्ट का सफ़र जो है वो बहुत पहले से स्टार्टेड है, और इसको ख़त्म जो एक हम कह सकते हैं ना ख़त्म करना या आगे लेके जाना, जो कि एक एंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर हमारे लिए तरक्की करना डेली बेसिस के लिए वो जब ही हो सकता है जब स्किल सेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ जब 77 सालों में हमने एक $30 बिलियन तक ही पहुँचे हैं, तो हमें इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी स्पीड के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है कि हमारी स्पीड कहाँ जाती है। आने वाले दिन बेहतर होंगे, यही दुआ है हमारी। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।